बहुत स्वागत व अभिनंदन आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल गोल्डन एजुकेशन पॉइंट पर, जो देता है हम सभी के बच्चों को, विद्यार्थियों को डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस का प्लेटफॉर्म। तो मुझसे जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें आपकी अपनी चैनल गोल्डन एजुकेशन पॉइंट को, तथा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। जैसा कि पिछली कक्षा में कक्षा 12वीं के अनिवार्य विषय के टॉपिक पद परिचय पर हमने चर्चा प्रारंभ की थी, उसी कड़ी में आज हम अध्ययन करेंगे संज्ञा शब्द की पद परिचय का। तो प्रारंभ करते हैं संज्ञा शब्द का पद परिचय। संज्ञा पद परिचय। गत कक्षा में हमने पद परिचय के विषय में जाना था। हमने पढ़ा था कि किसी भी स्वतंत्र व सार्थक शब्द का प्रयोग यदि वाक्य में कर दिया जाए तो वह पद बन जाता है, और उसी पद की समस्त व्याकरणिक विशेषताओं, वाक्य में उसकी भूमिकाओं का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय में पद हमने दो प्रकार के जाने थे, विकारी व अविकारी। विकारी पद वे होते हैं जिनके लिंग, विभक्ति, वचन, कारक आदि बदलते हैं, अर्थात वे शब्द परिवर्तित होते रहते हैं, उन शब्दों में परिवर्तन आता है। वे चार प्रकार के पद थे: संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद व क्रियापद। इसी प्रकार पद का दूसरा प्रकार था अविकारी पद। अविकारी पद वे होते हैं जिन पर लिंग, विभक्ति, वचन, कारक, काल आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वे पूर्णतः अप्रभावित होते हैं। इनके स्वरूप, रंग, आकार में परिवर्तन नहीं आता है। वे भी चार ही प्रकार के थे: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक व विस्मयादि बोधक अव्यय। अब आते हैं हम आज के हमारे टॉपिक पर। पद परिचय का पहला पद परिचय वह है संज्ञा पद परिचय। संज्ञा पद परिचय में कुल मुख्य 5 बातों का उल्लेख होता है, जिसमें प्रथम बिंदु है संज्ञा के भेद, यानी वह पद संज्ञा में किस प्रकार का है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है अथवा भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद उस पद में हम परिचय देंगे लिंग का, कि वह शब्द पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग। उसके बाद उस पद के वचन का विचार किया जाएगा कि वह पद एक वचन है या बहुवचन। इसके बाद हम उस पद के कारक के संदर्भ में विचार करेंगे कि वह पद कर्ता कारक है, कर्म कारक है या कर्ण कारक आदि में से कुछ है। और अंतिम बिंदु जो संज्ञा पद परिचय में होगा वह यह होगा कि उस संज्ञा पद का वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ, अन्य पदों के साथ क्या संबंध है। मुख्यतः यह संबंध क्रियापद से प्रकट किया जाता है। इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तृत रूप से चर्चा आगे करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व, संज्ञा पद परिचय को जानने से पूर्व हम संक्षिप्त रूप में इन सभी बिंदुओं पर विचार कर लेते हैं। तो संज्ञा पद परिचय का पहला बिंदु है संज्ञा। संज्ञा, इस शब्द से आप सभी पूर्णतः परिचित हैं, विगत कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। संज्ञा का अर्थ है नाम, अर्थात किसी भी पद का नाम ही संज्ञा है, किसी भी शब्द का नाम ही संज्ञा है। कहने का अभिप्राय किसी प्राणी, व्यक्ति,
वस्तु या स्थान या गुण या किसी भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कुछ उदाहरण, कुछ नाम: मनुष्य, गाय, वस्त्र, पर्वत, गंगा, मधुरता, क्रोध आदि। इन सभी बातों को एक उदाहरण के माध्यम से भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे राम ने आगरा में सुंदर ताजमहल देखा। इस वाक्य में हम पाते हैं राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा एक स्थान का नाम है और ताजमहल एक वस्तु का नाम है। इसी प्रकार सुंदर यह एक गुण का नाम है। इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम हैं। अतः ये चारों यहाँ संज्ञाएं हैं इस वाक्य में। अब हम जानते हैं संज्ञा के भेदों के विषय में। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे व्यक्ति का बोध हो। जातिवाचक संज्ञा, जिन नामों से जाति का बोध हो। भाववाचक संज्ञा, अर्थात जिन संज्ञा पदों के नाम से भाव का बोध होता है। एक ध्यातव्य बिंदु यह है कि व्याकरण के कुछ विद्वान संज्ञा के अन्य 2 प्रकार और भी स्वीकार करते हैं। वह है द्रव्यवाचक संज्ञा व समूहवाचक संज्ञा। वैसे संज्ञा मूलतः 3 ही प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक व भाववाचक संज्ञा। तो पहला प्रकार जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा पद से, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का अभिप्राय जहां केवल एक का ही बोध हो, एक ही नाम जाना जाए। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। जैसे यदि कहा जाए व्यक्ति तो ये सामान्य शब्द हुआ, यदि कहा जाए स्वामी विवेकानंद तो ये एक विशेष शब्द हुआ। देश तो ये एक सामान्य शब्द, यदि कहा जाए भारतवर्ष तो ये विशेष शब्द हुआ। शहर ये एक सामान्य शब्द हुआ और जयपुर ये एक विशेष पद हुआ। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद, भारतवर्ष व जयपुर ये तीनों विशेष शब्द हुए, विशेष नाम हुए। अतः ये संज्ञाएं हैं व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष का बोध होता है, सामान्य का नहीं। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। इसके नाम से हमें पता चल रहा है जाति। जाति अर्थात किसी समूह का बोध कराने वाले पद, समूह का ज्ञान कराने वाले शब्द इसके अंतर्गत आएंगे। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का, संपूर्ण जाति किन की? प्राणियों की, वस्तुओं की, स्थानों की, इनकी संपूर्ण जाति का बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ऐसा ही परिभाषा में भी लिखा है। उदाहरण के रूप में जैसे दिया गया है बालक, पक्षी, भवन, वन, इन सभी शब्दों को पढ़कर हमें इनकी संपूर्ण जाति का ही बोध होता है, किसी एक का नहीं। यही भेद होता है जातिवाचक संज्ञा में व व्यक्तिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक का बोध कराती है, जातिवाचक संज्ञा समूह का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा में समूहवाची शब्दों का ही प्रयोग लगभग पाया जाता है। संज्ञा का अंतिम प्रकार है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा यानी स्थिति, कार्य या मन के भाव का बोध हो,
वे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा में भाव का बोध होता है, मनोभाव का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा में प्रायः प्राणियों या वस्तुओं के गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव यानी मनोभाव तथा क्रिया जो होती है उसके मूल रूप का बोध होता है। ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण है शीत, गर्मी, उन्नति, पढ़ाई, प्रेम और आदि शब्द। अब संज्ञा शब्द के पद परिचय में, संज्ञा पद के पद परिचय में अगला बिंदु है लिंग। आपको पता है हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। पहला प्रकार है स्त्रीलिंग। वे संज्ञा शब्द जो स्त्री जाति के सूचक होते हैं, अर्थात जिन्हें पढ़ने पर, जिन शब्दों को पढ़ने पर स्त्री जाति का बोध होता है, वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। जैसे नारी, बालिका, मोरनी, लता, कृष्णा, हरिणी, दिल्ली, मुंबई आदि। इन सभी शब्दों को पढ़कर हमें इनके स्त्री जाति के होने का बोध होता है, अतः ये सभी स्त्रीलिंग हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रकार है पुल्लिंग। वे संज्ञा शब्द जिनको पढ़कर, जिनको जानकर पुरुष वर्ग के होने का बोध हो, पुरुषवाचक होने का बोध हो, पुरुष जाति के होने का बोध हो, वे सभी पुल्लिंग के श्रेणी में आते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे पुरुष, बालक, सिंह, पर्वत, कोलकाता, आगरा आदि। इन सभी शब्दों को पढ़कर, जानकर इनके पुरुष जाति के होने का बोध होता है, अतः ये सभी पुल्लिंग हैं। वाक्य में प्रयुक्त जो संज्ञा पद हैं उनके लिंग का निर्धारण हम क्रिया के द्वारा भी कर सकते हैं। क्रिया के स्वरूप से भी हम यह जान सकते हैं कि वह संज्ञा पद पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग। जैसे वाक्य के अंत में यदि क्रिया का प्रयोग करता है तो वह संज्ञा पद पुल्लिंग हुआ। यदि वाक्य के अंत में शब्द करती है तो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा पद स्त्रीलिंग होगा। इसी प्रकार जाएगा पुल्लिंग, जाएगी स्त्रीलिंग, गया था पुल्लिंग या गई थी स्त्रीलिंग। हम विशेषण के स्वरूप से भी लिंग का निर्णय कर सकते हैं। विशेषण के बारे में चर्चा मैंने गत कक्षा में आपके साथ की थी कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वह विशेषण, और जिस शब्द की वह विशेषता बता रहा है वह विशेष्य होता है। तो विशेष्य से पूर्व जो भी विशेषण वाक्य में प्रयोग में आएगा वह विशेष्य का अर्थात संज्ञा पद का लिंग बनेगा। यदि संज्ञा पद से पूर्व अच्छा शब्द जुड़ा है तो वह पुल्लिंग हुआ, यदि अच्छी शब्द जुड़ा है तो वह स्त्रीलिंग हुआ। इसी प्रकार बूढ़ा, बूढ़ी, छोटा, छोटी, मीठा, मीठी। जैसे आप यदि पढ़ें कि अच्छा व्यक्ति, तो व्यक्ति विशेष्य है और अच्छा उसका विशेषण है। तो विशेषण जो पहले प्रयोग में आया है उसके द्वारा हम जान सकते हैं कि यहाँ किसी पुल्लिंग विशेष की बात हो रही है। यदि कहा जाए अच्छी महिला तो महिला विशेष्य हुआ और अच्छी उसका विशेषण हुआ, और अच्छी विशेषण से महिला विशेष्य जो संज्ञा पद है ज्ञात होता है कि वह स्त्रीलिंग है। इस प्रकार विशेषण के माध्यम से भी हम लिंग का निर्णय कर सकते हैं। अगला संज्ञा पद परिचय के अंतर्गत बिंदु आता है वचन।
तो आपको पता है हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन व बहुवचन। एक वचन पद के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो, अर्थात संज्ञा पद को पढ़कर हमें यह पता चले, अध्ययन करके ये ज्ञान हो कि वह एक है, तो संज्ञा पद का वचन क्या होगा? एक वचन। जैसे पुस्तक, स्त्री, सड़क, नदी आदि। इसी प्रकार बहुवचन होते हैं। संज्ञा पद को पढ़कर यह ज्ञान हो, यह बोध हो कि संज्ञा पद अनेक संख्याओं का बोध करा रहा है, एक से ज़्यादा संख्या का बोध करा रहा है, एक से अधिक होने का बोध करा रहा है, तो वे संज्ञा पद बहुवचन होंगे। जैसे पुस्तकें, स्त्रियां, लड़के, नदियां आदि। आगे का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।